Good afternoon, class. Good afternoon, everyone. हमारा लेक्चर आज है भूगोल का, ज्योग्राफी का, जिसमें कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। पिछली क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में भी हमने पढ़ लिया है तारों के बारे में। तारों के बारे में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद अब फिर हमने पढ़ा तारों का जन्म या तारों का जीवन चक्र। ठीक है, तारों का जीवन चक्र। तो इस प्रकार से ये टॉपिक पिछली क्लास में, कल की क्लास में कवर हो गए थे। गुड आफ्टरनून संध्या, मेरी वॉइस आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? बताइए, कमेंट करके बताइए कि आवाज आ रही है या फिर नहीं आ रही है। संध्या गुड आफ्टरनून, क्या मेरी वॉइस आपको आ रही है या कोई परेशानी है? प्लीज बताइए, कमेंट करिए और बताइए कि मेरी वॉइस आ रही है या नहीं, प्लीज। पिछली क्लास में हमने तारों के बारे में पढ़ा था और तारों का जीवन चक्र देखा था। किस प्रकार से छोटे तारे जब मरते हैं तो क्या बनते हैं, और जब बड़े तारे उनकी मृत्यु होती है तो वो क्या बनते हैं। हमने कल सीखा था कि छोटे तारे जो होते हैं, छोटे तारे से क्या मतलब है हमारा। इसका मतलब होता है कि ऐसे तारे जिनका द्रव्यमान, जिनका जो मास है, द्रव्यमान है, सूर्य से कम है। सूर्य से क्या है? कम है। उनका अंत किस रूप में होता है? बताइए सभी लोग। काला वामन। काला वामन के रूप में उसका अंत हो जाता है। फिर हमने जाना था कि जो बड़े तारे होते हैं, कौन से बड़े तारे? सूर्य से बड़े तारे। सूर्य के द्रव्यमान से जो तारे बड़े होते हैं उनका अंत दो प्रकार से होता है। एक होता है न्यूट्रॉन तारा के रूप में, न्यूट्रॉन, और दूसरा आपका था ब्लैक होल। ठीक है, और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि दोनों की कंडीशन अलग अलग है। न्यूट्रॉन तारा कब बनता है? जब उसकी वैल्यू 1.4 से लेकर 3 के बीच में होगी तो न्यूट्रॉन बनेगा। लेकिन यदि वो 3 गुना से ज्यादा है, 3 गुना से ज्यादा है, तो क्या बनता है? ब्लैक होल। ये सभी चर्चाएं हमने पिछली क्लास में की थी। गुड आफ्टरनून अजय। अजय, आपको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज बताइए कमेंट करके। संध्या ने अभी तक बताया नहीं मुझे, मैं इतनी बार पूछ चुका हूँ अभी तक, क्योंकि आज सुबह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क की, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मेरी वॉइस आ रही है या फिर नहीं। बताइए। क्लियर नहीं आ रही ना? हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ बार बार, इसीलिए क्योंकि सुबह से यहाँ पर आंधी तूफान आया हुआ है मेरे एरिया में, तो दिक्कत आ गई है थोड़ी लाइट की, इसलिए वाईफाई भी बंद है। ठीक है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, बाकी आप सुनते रहिएगा ध्यान से। तो अभी हम इसके आगे बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले कुछ मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा एमसीक्यू। ठीक है, हम सभी प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू की, क्योंकि हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। चैप्टर 1 कवर हो गया था, जहाँ पर आपको ज्योग्राफी का बेसिक बताया गया था। जो बेसिक जानकारियाँ होती हैं वो हमने जानी थी, और उसके बाद हमने ब्रह्मांड टॉपिक में भी काफ़ी चीज़ें कवर कर ली हैं। तो पहले एमसीक्यू करेंगे थोड़े, जिससे आपका रिवीजन हो, प्रैक्टिस हो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ पीडीएफ को। ये आपके सामने सवाल है, संध्या और अजय। आपको क्या करना है? आंसर देना है। कैसे आंसर करोगे? कमेंट करना है फर्स्ट का, ऐसे 1 लिखकर, फिर उसमें क्या आंसर होगा वो आप टाइप करना है। ठीक है, यदि आप चाहे तो माइक का यूज करके भी आंसर कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप माइक से बोलिए और आंसर करिए। देखिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हो सकता है आपने क्लास ना की हो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन फर्स्ट टॉपिक के हैं, हो सकता है आपने क्लास ना करी हो, तो आप डरिएगा मत। ठीक है, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है कि आप चीज़ों को समझो कि सवाल कैसे बनते हैं, सवाल कैसे आते हैं एग्जाम में, और कैसे हमको उनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, बाकी मैं सॉल्व कराऊंगा साथ में,
आप लोग बस आंसर करना, सही गलत पर फोकस मत करना कि क्या सही क्या गलत, क्योंकि आंसर मैं आपको बताऊंगा बाद में। क्लियर है? सभी लोग अटेम्प्ट करिए बस। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? ज्योग्राफी जो है किस भाषा का शब्द है? इसका आंसर बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है स्पेनिश, ग्रीक। ठीक है, एक आंसर आया मेरे पास संध्या का। अजय आप भी आंसर करो, ट्राई करना है हमको, ठीक है? आए चाहे नहीं आए, ट्राई करना है, प्रैक्टिस के लिए आपका ये, बाकी मैं तो बताऊंगा ही बाद में। अजय आंसर करिए आप भी। सिर्फ एक आंसर आया संध्या का मेरे पास। चलो आंसर मैं कर देता हूँ, इसका आंसर सही है बिल्कुल आपका संध्या। आंसर क्या होगा? ग्रीक। ग्रीक भाषा का ये शब्द है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए और आंसर करिए। भूगोल के नामकरण और व्यवस्थित करण का श्रेय किसे जाता है? अंग्रेजों को, भारतीयों को, यूनानियों को या मुगलों को? आंसर करिए। आप दोनों आंसर करिए तभी अच्छा लगेगा, नहीं फिर। ठीक है, संध्या का आंसर आ गया है। अजय आप सुन पा रहे हो मुझे? आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है क्या? रिस्पॉन्ड करिए, आंसर करिए, तभी आप सीख पाएंगे ना। ठीक है, तो आप आंसर करो, डरो मत, यहाँ कोई आपको जज नहीं करने बैठा है। ठीक है, आप जो आपको सही लगता है आप आंसर करो, बाद में आंसर मैं बताऊंगा हर क्वेश्चन का। यहाँ पर आप ट्राई करिए, क्योंकि आपने हो सकता है ये टॉपिक ना पढ़ा हो, क्योंकि स्टार्टिंग का ये टॉपिक है, चैप्टर 1 आपका यही था। बाद में आप इसको कवर कर लेना, नोट्स भी मैंने अपलोड कर दिए थे टॉपिक 1 के। ठीक है, तो अभी इसका आंसर करो। क्या लगता है आपको अजय, सेकंड का आंसर क्या होगा? संध्या ने आंसर कर दिया है, मुगलों को दिया है श्रेय भूगोल के नामकरण का। सी कह रहे हैं, अजय कह रहे हैं सी। ठीक है, यूनानियों को। तो यहाँ पर देखिए अजय, आपका जो है तुक्का कहें या फिर जो भी आपने बताया वो सही है। यहाँ पर आंसर क्या होगा संध्या? सी होगा। ठीक है, यूनान देश के लोग, इन लोगों ने सबसे पहले भूगोल या ज्योग्राफी के संबंध में काफी योगदान दिया था। यूनान कहाँ पर है? ये यूरोप में है। यूरोप जानते हैं ना कहाँ पर है? यूरोप कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, वहीं पर देश है यूनान या ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। ज्योग्राफिक का शब्द का प्रथम बार प्रयोग किस विद्वान द्वारा किया गया? ये जो शब्द है ज्योग्राफी या ज्योग्राफिक, इस शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने पहली बार किया था? यानी इस शब्द का उच्चारण या लिखा गया कब? संध्या का आंसर आ चुका है। अजय आप भी आंसर करिए। सी। तो एक ने कहा डी और एक ने कहा सी। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर इसका आंसर होगा इरेस्टोथेनीस। ठीक है, जिसका भी डी था उसका सही हो गया है, इरेस्टोथेनीस। ये पीडीएफ जो है यहाँ पर सेव कर दी जाएगी, तो आप इसको फिर से रिवाइज करना बाद में, जिसके भी जो गलत होंगे। ठीक है, 3 का आंसर डी है। इरेस्टोथेनीस ने किताब लिखी थी ज्योग्राफी का, और उसमें ज्योग्राफिक शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मानचित्र कला का प्रारंभिक विकास यानी शुरुआत किसने की थी मैप बनाने की? जो आप नक्शा देखते हैं, मैप देखते हैं एटलस बुक में, उसकी शुरुआत किसने करी बनाने की? चलिए पढ़िए और आंसर करिए। ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ट्राई करिए यहाँ पर। मानचित्र मतलब होता है मैप या नक्शा। इसको सबसे पहले किसने बनाना शुरू किया था? ऑप्शन अरस्तु, हिकेटियस, टॉलमी और एरेस्टोथनीस। एक आंसर आ गया मेरे पास, संध्या ने बोला है बी। ठीक है, अजय आप भी आंसर करो। ए, बी और ए, दो ऑप्शन आपने बताए हैं। और अब बात करते हैं इसकी सही ऑप्शन कौन सा है, करेक्ट आंसर क्या है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि मानचित्र कला जो होती है, मैप बनाना जिसे कहते हैं, कार्टोग्राफी बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफी। ये शब्द आप ध्यान रखिए, कार्टोग्राफी का मतलब होता है मैप बनाने की कला। इसका प्रारंभिक विकास शुरुआत किया था टॉलमी ने। ठीक है, आंसर क्या होगा? टॉलमी। आप इसको ध्यान रखेंगे, टॉलमी द्वारा मैप या मानचित्र बनाने का प्रारंभिक विकास किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5,
निम्नलिखित में से विश्व मानचित्र का जनक किसे कहा जाता है? यानी पूरे दुनिया का, पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का मैप सबसे पहले किसने बनाया था? विश्व मानचित्र किसने सबसे पहले बनाया? चलो यहाँ भी ट्राई करो, जो भी आपको लगता है आप बस कमेंट करो, ठीक है? बाकी आंसर मैं बताऊंगा बाद में। इससे ये भी आपको पता चलेगा कि आपके तुक्के कितने सही होते हैं। कई बार क्या होता है कि एग्जाम हॉल में हमारे तुक्के भी काम आ जाते हैं ना, क्योंकि कई बार आपको सारी चीज़ें पता नहीं होती है, क्योंकि पढ़ने की भी लिमिट है। तो यहाँ पर आप ट्राई कीजिए, आपने नहीं पढ़ा है तो आप गेस करिए, गेस वर्क कितना अच्छा देखते हैं। एक आंसर आया मेरे पास संध्या का, ठीक है, गुड। अजय का भी आंसर आ गया है। चलो अब मैं चेक करता हूँ क्या आंसर है इसका। विश्व मानचित्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा आपका एनेक्सीमेंडर। क्या आंसर होगा? एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर ऐसा व्यक्ति था जिसने पहली बार पूरे विश्व का नक्शा बनाया था, पूरे विश्व का मैप बनाया था। वो कौन था? एनेक्सीमेंडर। आपको याद रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। विश्व ग्लोब। अब ये ग्लोब क्या होता है? यदि आपने देखा हो कभी ऑफिस वगैरह आप गए हो कभी किसी अधिकारी के, तो आपने देखा होगा ग्लोब क्या होता है। इस प्रकार से बना होता है, ठीक है, 3D में एक बॉल के समान होता है, और ये कुछ ऐसा बना होता है, ये ऐसा। देखा है, नहीं देखा? ऐसा कुछ देखा होगा, हाँ या ना? इसे बोलते हैं ग्लोब। ये क्या है? ग्लोब है। देखा होगा सभी ने। जी बिल्कुल देखा है। चलो उसका आंसर बता दो अब, जो भी आपको सही लगता है, कि विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब किसने बनाया? मार्टिन बेहम। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका आपका दोनों का आंसर ठीक है। मार्टिन बेहम पहला व्यक्ति था जिसने क्या किया है? विश्व ग्लोब को बनाया था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, फिर मैं इसके ऑप्शन दिखाऊंगा आपको। भूगोल शब्द, हिंदी का शब्द देखिए, भूगोल ये हिंदी वाला है। पहले हमने पढ़ा वो इंग्लिश का ज्योग्राफिक शब्द था, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शब्द है आपका भूगोल हिंदी वाला। तो यहाँ पर इंडियंस की बात की जाएगी, किस इंडियन ने, किस भारतीय विद्वान ने इसका प्रयोग किया, भूगोल शब्द का प्रयोग किया? पहला ऑप्शन भास्कराचार्य, दूसरा आर्यभट्ट है, तीसरा वराह मिहिर, और चौथा गैलीलियो। क्या लगता है? संध्या कह रही है आर्यभट्ट, ठीक है। अजय क्या लगता है आपको, क्या आंसर होगा? संध्या आपने क्लास की है क्या मेरी इस टॉपिक की, बताइए। हाँ क्लास की है ना, तभी आप आंसर कर पा रहे हैं। सही आंसर है आपका, इसका आर्यभट्ट आंसर होगा, ठीक है। 7 वाले का आंसर क्या है? पी, आर्यभट्ट, ठीक है। चलिए अच्छी बात है, आज आप ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। पंच सिद्धांत का किस विद्वान की पुस्तक है? अब यहाँ से जो सवाल शुरू हो रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन सभी को आपको रट लेना है, ठीक है। कि किसने कौन सी किताब लिखी है। किताब मैच करने के लिए अक्सर यूपीएससी में आता है, चाहे आप स्टेट पीसेस देंगे तब भी वहां पर आएगा। तो चलिए बताइए, पंच सिद्धांतिका किसकी किताब है? संध्या का आंसर आ गया है। अजय आप भी बता दीजिए कि आपके अनुसार आंसर क्या है, फिर मैं उसको बताऊंगा क्या आंसर है। ठीक है, चलो दोनों का आंसर आ गया। अब जो आंसर है सही वो मैं आपको बताता हूँ। पंच सिद्धांत का जो किताब है उसके रचयिता, उसके राइटर जो है वो आपके हैं वराह मिहिर। वराह मिहिर, ठीक है। वराह मिहिर का जन्म उज्जैन में हुआ था और इन्होंने किताब लिखी है पंच सिद्धांतिका, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पर मैं स्टार्ट लगा देता हूँ क्योंकि सवाल आ चुका है, ठीक है। चलो अब इसमें देखते हैं कितना आपका लक काम करता है, जिसने पढ़ा है और जिसने नहीं पढ़ा, दोनों का लक देखते हैं कितना आपका सही जाता है, ठीक है। चलो ट्राई करो, आंसर फटाफट किया करो क्योंकि 1 लाइन के क्वेश्चन है, इतना कोई टाइम नहीं लेना लगना चाहिए आपको। सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, कर्ण कौतूहल किसकी पुस्तकें हैं?
ठीक है, अजय का आंसर आया है बी, और संध्या ने भी बी बताया है। सिकंदर की नहीं, सिकंदर कैसे हो सकता है, सिकंदर तो भाई विदेशी है। ये नाम आप पढ़िए, नाम पढ़ के थोड़ा गेस किया करो। लीलावती, अब लीलावती सिकंदर तो यूरोप का है, ठीक है, उसके लीलावती से कुछ होगा नहीं। कर्ण कौतूहल, एकदम ये हिंदी के शब्द है, संस्कृत के शब्द है, तो यहाँ पर ये तो कैंसिल ही हो गया, सिकंदर महान नहीं होगा। भास्कराचार्य इसका सही आंसर होगा। भास्कराचार्य की किताबें हैं, क्या है, सिद्धांत शिरोमणि, लीलावती, कर्ण कौतूहल। लीलावती जो किताब है ये मैथ्स जुड़ी हुई है, मैथ्स के बारे में है, गणित के बारे में। सवाल एक बार क्या आया था कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक का संबंध गणित से है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, लीलावती। ठीक है, चलिए 10 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10। किस व्यक्ति ने शून्य का प्रयोग किया। यहाँ पे शब्द नहीं है, सिर्फ शून्य है, ठीक है, ऐसे काट देना। शून्य का प्रयोग किसने किया। वेरी गुड, आंसर किया लोगों ने। चलो ये मिलाते हैं। क्या क्या ऑप्शन है, रेड जेल, ये तो विदेशी है तो ये तो करेगा नहीं, क्योंकि शून्य भारत की उपज है, भारत का उन्होंने शून्य दिया है। भास्कराचार्य, इनका भी नहीं है। यहाँ पर आंसर है आपका ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जी ने सूर्य, आपका जो जीरो है, शून्य है, उसका प्रयोग किया था। ठीक है, वेरी गुड, आप सभी ने सही आंसर किया, संध्या ने। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, ब्रह्मगुप्त हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। किस विद्वान ने शून्य का प्रयोग, यहाँ पर देखिए शून्य का प्रयोग दशमलव प्रणाली की बात की जा रही है। दशमलव प्रणाली क्या होता है, डेसिमल सिस्टम, कि आप 1 के आगे जीरो लगाएं या फिर 1 के आगे या पीछे जीरो लगाएं तो उसका क्या महत्व होगा, ये कहलाता है डेसिमल सिस्टम। ठीक है, तो इस सिस्टम में जीरो का प्रयोग कैसे किया, किसने किया, वो बताना है। चलिए ट्राई करिए। ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर, आर्यभट्ट या फिर चंद्रगुप्त। संध्या का आंसर आ गया है। अजय आपका वेट हो रहा है, आंसर करिए। ठीक है, चलो देखते हैं किसका सही है। यहाँ पर अजय का सही गया है आंसर। आंसर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सूर्य का प्रयोग, सॉरी सूर्य नहीं, माफ करिएगा, शून्य, शून्य का प्रयोग दशमलव प्रणाली में या दशमलव सिस्टम में किया था। ठीक है, दशमलव प्रणाली क्या होती है कि जीरो का प्रयोग हम नंबरों के साथ कैसे करें। चंद्रगुप्त क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो राजा का नाम है चंद्रगुप्त, मौर्य वंश में होंगे राजा चंद्रगुप्त मौर्य, उनका नाम दिया हुआ है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो गया है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। कॉस्मोस पुस्तक के लेखक कौन है। कॉस्मोस एक किताब है, इसको किसने लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किताबें पूछता है यूपीएससी। चलिए ट्राई करिए। आंसर आया है, देखते हैं क्या आंसर किया है। ओके ठीक है संध्या, अजय का भी आ जाए फिर मैं बताता हूँ क्या आंसर है। अजय आप भी गेस करो क्या आंसर हो सकता है, फिर इसका सही आंसर बताऊंगा। अजय के अनुसार डी है। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर है डी, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। कॉस्मोस पुस्तक के लेखक कौन है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, ये आपको याद करना है। ठीक है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने किताब लिखी थी कॉस्मोस। कॉस्मो का मतलब क्या होता है, ब्रह्मांड। ठीक है, कॉस्मोस का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड के बारे में। चलो क्वेश्चन नंबर 13। जलवायु विज्ञान या आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, अजय का आंसर आ गया। संध्या आप भी आप बताओ आंसर। यहाँ पर एक करेक्शन करना, ये सिकंदर नहीं है, ये आपके अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ही है। ठीक है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट।
डी, वेरी गुड। 13 का आंसर आपका यही हो जाएगा डी, हम्बोल्ट, जिसका नाम पूरा क्या है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। तो यहाँ से आपको 2 फैक्ट याद करने हैं। 2 फैक्ट क्या याद करोगे आप, कि जलवायु विज्ञान या आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा गया, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को, और इन्हीं की किताब का नाम क्या है, कॉस्मोस है। क्वेश्चन नंबर 14, राजनीतिक और मानव भूगोल के जनक, जनक का मतलब क्या होता है, उस चीज को शुरू करने वाले। राजनीतिक और मानव भूगोल सब्जेक्ट को शुरू करने वाले कौन व्यक्ति थे। ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए और आंसर करिए। पहला ऑप्शन है भास्कराचार्य, आंसर आ गया है, देखते हैं। अजय ने आंसर कर दिया है। संध्या, चलो आंसर करो। सी, चलो देखते हैं क्या आंसर है। क्वेश्चन क्या था कि राजनीतिक और, एक राजनीतिक और मानव भूगोल के जनक किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन भास्कराचार्य है, उसके बाद है लॉर्ड हेस्टिंग, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। आदित्याचार्य, ये भी नहीं है। इसमें ऑप्शन जो डी है, रेट जेल, इसका सही आंसर क्या है, रेट जेल। याद रखिएगा, रेट जेल ने मानव भूगोल और राजनीतिक भूगोल की शुरुआत की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, भू आकृतियों, उनके विकास से संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सवाल में ही आंसर छुपा हुआ है, ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर मिल जाएगा। ठीक है संध्या, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अजय जी, ठीक है, दोनों का आंसर सही है, सी बिल्कुल सही है। भू आकृति विज्ञान, इसमें हम पढ़ते हैं भू यानी पृथ्वी पर जो भी आकृतियां हैं, पर्वत है, पठार है, नदियां हैं, ठीक है, गड्ढे हैं, जो भी चीजें मौजूद हैं, उन सभी का हम अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में से सवाल बना हुआ है, और ये टॉपिक मैंने पूरा डिटेल में कवर कराया था, और ट्रिक के साथ कवर कराया कि आप याद कैसे करोगे। तो आप जाकर वो वीडियो देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग्स में पढ़ा होगा वो स्टार्टिंग का। चलो पढ़ो और आंसर करो। कॉमन सेंस लगाना, आंसर आपका सही हो जाएगा। बात किसकी हो रही है, वायुदाब की, वायुदाब। बी, संध्या का आंसर बी आया है। ठीक है, देखते हैं। अजय जी आप भी बताइए, फिर सही आंसर मैं बताता हूँ। देखो समोच्च रेखा क्या होती है वो तब तक समझाता हूँ जब तक आंसर आ रहा है अजय का। समोच्च रेखा एक ऐसी रेखा है जो किसी भी दो बिंदु पर ये बताती है कि इन दोनों बिंदु पर कोई भी एक वैल्यू, कोई भी एक मान, भौतिक मान बराबर है। यानी यहाँ पर यदि ताप बराबर है, यहाँ 40 डिग्री है और यहाँ भी 40 डिग्री का तापमान है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन को हम बोलते हैं समोच्च रेखा। ऐसी रेखा जो किसी दो बिंदु के किसी भौतिक राशि के बारे में बताए कि वो दोनों बराबर है। यहाँ बात हो रही वायुदाब की। वायुदाब, अब आप दाब का जो यूनिट है पढ़ा होगा साइंस में, दाब की यूनिट क्या होती है, बार होती है। आपने पढ़ा होगा साइंस में 10th में। दाब या बार, बार किसकी यूनिट है, प्रेशर की। ठीक है, प्रेशर को हिंदी में क्या बोलते हैं, दाब। तो यहाँ से आप ट्रिक लगाते, थोड़ा दिमाग लगाते, तो आपका आंसर क्या होता, सही। आइसो बार इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, वेरी गुड, जिसका भी सही आंसर है, आइसो बार इसका सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया है, समुद्र तल, यानी समुद्र, इस प्रकार समुद्र है और उसका जो तल है, समुद्र तल के अंदर समान गहराई वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली जो रेखा है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर समान गहराई जो दिखाए रेखा, उसे हम क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है आइसोथर्म, दूसरा आइसोबार, आइसोनेफ और आइसोबाथ। चलो ट्राई करो। पानी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, उससे आप थोड़ा लॉजिक लगाना और सही हो जाएगा आपका।
संध्या का आंसर आ गया है। संध्या, आपने लॉजिक लगाया या फिर आपको पता था पहले से, आपने पढ़ा हुआ ही समोच्च रेखाओं के बारे में? अजय का भी आ गया आंसर। आइसो बात इसका सही आंसर है। मैंने आपको इसको याद कराया था ट्रिक से कि बात आप कहाँ करोगे, पानी में, और पानी कहाँ होगा, समुद्र में होगा, तो समुद्र में गहराई में जाके आप नहाओगे। आइसो बात ऐसे याद कराया था मैंने। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पृथ्वी और सूर्य के मध्य, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा औसत। पृथ्वी और सूर्य के बीच में औसत दूरी को नापने के लिए किस इकाई का, किस यूनिट का हम प्रयोग करते हैं? ये मैंने आपको पढ़ाया था जब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हुआ था ब्रह्मांड से पहले, ठीक है, तब बताया था। ऑप्शन आया है ए अजय की तरफ से, संध्या का है बी। चलो देख लेते हैं। तो भाई पृथ्वी, ये आपकी पृथ्वी है छोटी सी, और ये आपका सूर्य है, सूर्य हमारे सन। इनके बीच की जो दूरी है वो कैसी है? औसत दूरी है। क्यों औसत है? ये मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी जो है इस प्रकार से घूमती है सूर्य के चारों ओर। ये आपका मान लीजिए सूर्य है और पृथ्वी घूमती रहती है लगातार, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। तो यहाँ जो दूरी है वो ज्यादा है, यहाँ दूरी कम है, इसलिए शब्द आता है औसत। हमेशा औसत शब्द का प्रयोग किया जाएगा, एवरेज शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अब बात हो रही है कि इनके बीच की दूरी है, उसे कौन नापता है? तो आंसर होगा खगोलीय इकाई। आंसर यहाँ पर क्या होगा? बी होगा। इसे बोलते हैं इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन आया हुआ यूपीएससी में, इसे स्टार कर लेना। चलो यहाँ पर गैस करो क्या आंसर हो सकता है। शायद आपको ना पता हो या आपने ना पढ़ा हो, गैस करिए क्या हो सकता है। संध्या ने बताया है सी। ठीक है, अजय आपके अनुसार? डी। चलो वेरी गुड, ट्राई किया आप सभी ने, बहुत अच्छी बात है। इसका आंसर होगा आपका ए। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है, ये वैल्यू रट लेना है बिल्कुल, क्योंकि आ चुकी है, फिर से आ सकती है एग्जाम में। एक पारसेक में हमारे होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होती है? ये भी दूरी नापने की इकाई है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ना प्रकाश वर्ष, तो आप सोचो कि अरे सर यहाँ तो वर्ष लिखा हुआ है, यहाँ तो वर्ष है। वर्ष तो आपका क्या होता है? समय होता है। समय नहीं बताता है ये, प्रकाश वर्ष बताता है दूरी। ये बताएगा दूरी, कहाँ दूरी? ब्रह्मांड में जो दूरियां हैं दो खगोलीय पिंड के बीच में, उन दूरी के बारे में बताता है प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश जब चलता है, मान लीजिए ये आपका पृथ्वी ग्रह है और ये आपका है मंगल, ठीक है, मंगल। प्रकाश मंगल से चला और पृथ्वी पर पहुंचा, तो ये प्रकाश को यहाँ पहुंचने में जो समय लगता है उसी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष, जो दूरी बताता है। ये ध्यान रखना, वर्ष लिखा है बट ये दूरी बताएगा, ना कि समय। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो और आंसर करो। आंसर कर दिया है, देखते हैं किसका आंसर आया पहले। संध्या का आंसर आ गया है और अजय का भी आ गया है, दोनों का आंसर आ गया है बी। अच्छा, चलो देखते हैं। किस आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहते हैं? आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कहा गया है। आपने हबल कैसे बता दिया? यहाँ पर आंसर जो होगा निकोलस कॉपरनिकस। आंसर क्या है? निकोलस कॉपरनिकस। इसको भी याद करना, जहां पर भी हमने पढ़ा है ना कि ये जिसके जनक है, इसके जनक है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसको कहा गया? निकोलस कॉपरनिकस को। क्यों कहा गया है वो भी समझ लो, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि सूर्य हमारे केंद्र में है और बाकी ग्रह इसके चक्कर काटते हैं। ये बात इन्होंने बताई। साथ ही ये बताया कि हमारी पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर गति करती है, दैनिक गति, यानी डेली जब घूमती है, दिन रात होते हैं, तो ये डेली अपनी ही जगह पर घूमती है। और जब ये सूर्य के चारों ओर घूमती है तो उसे बोला जाता है वार्षिक गति। वार्षिक गति।
तो इस बात की जानकारी हमें कोपरनिकस ने दी थी, इसलिए इसको बोला गया आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक। पृथ्वी के बारे में बताया और ये बताया कि बाकी ग्रह घूमते हैं किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर, ध्यान रखना। अब आते हैं ब्रह्मांड यूनिवर्स, जो टॉपिक हमारा चल रहा है उससे जुड़े कुछ क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। ये टॉपिक तो अभी हमारा चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ये पहली क्लास में लिखवाया था, नोट करवाया था मैंने। यदि आप प्रेजेंट होंगे तो आपको पता होगा, वरना आप गैस करिए, कोई बात नहीं है, नहीं पता तो। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? अर्थात आप लोग एक चीज और ट्राई किया करो, यूपीएससी में आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, एलिमिनेशन टेक्निक। वो क्या होता है, जैसे आपको सवाल का आंसर नहीं पता तो आप क्या करो, जो गलत ऑप्शन है उसको पहले काटो कि ये तो नहीं हो सकता, ये गलत है बिल्कुल, ऐसे करके आप सही की ओर पहुंच जाओगे। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। आपने आंसर कर दिया है, वेरी गुड। मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करेंगे। बात हो रही है ब्रह्मांड की। अब ब्रह्मांड में भूगर्भ तो नहीं आएगा, भू मतलब पृथ्वी हो गई और गर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर, तो भूगर्भ तो नहीं होगा, इसे काट दिया, ये गलत हो गया। दूसरा है मृदा, मृदा मतलब होता है मिट्टी, ब्रह्मांड में कहीं मिट्टी थोड़ी है, मिट्टी तो पृथ्वी पर है, तो ये भी गलत हो गया। पीडोलॉजी, ये कुछ होता ही नहीं है, फालतू का शब्द है, तो आंसर क्या होगा, कॉस्मोलॉजी। और अभी आपको बताया था कॉस्मोस पुस्तक पुस्तक के बारे में, कॉस्मोस किताब लिखी गई है हमबोल्ट के द्वारा, तो कॉस्मोस का मतलब क्या था, ब्रह्मांड था। ठीक है, कॉस्मोलॉजी इसका सही आंसर होगा। चलो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2, एक प्रकाश वर्ष का सही मान क्या है? प्रकाश वर्ष आ गया यहाँ पर, देखिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि एक प्रकाश वर्ष में उसकी वैल्यू क्या है, वो आपसे यदि पूछ लिया जाए तो आप क्या आंसर करोगे? ट्राई करो, गेस करो क्या हो सकता है। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पिछली क्लास को आप जरूर कंप्लीट कर लेना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस थी, और नोट्स जो अपलोड कर दिए गए हैं उसको भी आप पढ़ लेना। डी आंसर किया है, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, इसकी वैल्यू जो है वो है 9.46 10⁻15। इसको ध्यान देना, 946 कैसे याद करोगे, देखो पॉइंट पॉइंट भूल जाओ, अभी याद करने का तरीका क्या है, एक बार में सब पढ़ डालो। कैसे पढ़ो, 946 10⁻15, 946 10⁻15, 5 बार मन में बोलो, 946 10⁻15, 946 10⁻15। अब उसके बाद आपको ध्यान देना है कि 9 के बाद एक डेसिमल है, दशमलव है, बस, और आपको ये वैल्यू याद हो जाएगी। 10 की पावर क्या है, 15, और क्या है, मीटर है, ध्यान देना, मीटर और किलोमीटर में कंफ्यूज नहीं होना। मीटर में 10 की पावर 15 रहेगी। अब देखो सवाल कैसे कठिन बनेगा, यदि सवाल में आपको दे दिया कि किलोमीटर में इसको बदलो, सवाल आता है ऐसा साइंस में, क्योंकि साइंस भी आपका आएगा यूपीएससी में, वहां सवाल बनेगा कि इसको आप किलोमीटर में बदलो, तो कैसे बदलोगे? हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। ठीक है, हमें क्या करना है, इस पूरे को करना है किलोमीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, जो आगे की वैल्यू है उसको सेम लिखा रहने देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर जो है वो छोटी यूनिट है, किलोमीटर बड़ी यूनिट है। तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 10 की पावर 15 थी, यानी 10 क्या है, 15 बार मल्टीप्लाई में है, और नीचे आप लिखेंगे 10 की पावर, यहाँ पे कितने जीरो हैं, 1 2 3, 3 जीरो है। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इसको काटेंगे, 3 से 3 जीरो कट जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 12 बच जाएगा। तो क्या बन जाएगी वैल्यू, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो किलोमीटर में 10 की पावर 12 आ जाएगा, कैसे आएगा आपको समझा दिया है, नीचे 10 की पावर 3 थी और ऊपर 15 थी, तो 3 को माइनस किया तो 12, ऐसे कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, समझ के रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल पढ़िए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। ये सवाल फिर से रिपीट हुआ है तो इसका आंसर सही होना चाहिए। ये सवाल अभी आप करके आए हो 3 वाला, इसका आंसर सही करना।
देखे क्या आंसर किया आप लोगों ने, फिर आप गलती कर रहे हैं। अभी ये चीज आप पढ़कर आए हो, इससे समझ आता है कि आपने ध्यान नहीं दिया, उसको याद नहीं किया। अभी आपने पढ़ा था कॉस्मोस पुस्तक किसने लिखी थी, मैंने बताया भी था कि ब्रह्मांड इसका मतलब होता है। अजय कहाँ से सी आया है? हाँ, हमबोल्ट। यहाँ देखिए हमबोल्ट लिखा है, ये आपको बताया गया अभी अभी आप करके आ रहे हैं सवाल, ठीक है। तो क्लास में थोड़ा ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एमसीक्यू मैंने बनाए हैं अपने आप से। इसमें यूपीएससी के सवाल भी हैं, बाकी स्टेट पीसेस की। तो यहाँ पर हमबोल्ट होगा इसका सही आंसर। चलो, क्वेश्चन नंबर 4। ब्रह्मांड से जुड़ी भू केंद्रित अवधारणा किसके द्वारा दी गई? इसको समझ लो क्या है ये। भू केंद्रित, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी हमारे केंद्र में है और इसके चारों ओर अन्य ग्रह, सूरज या और अन्य जो ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं। तो ये बात किसने बताई थी, वो हमें बताना है। ऑप्शन आपके सामने, टॉलमी, वरामिहिर, कोपरनिकस या केपलर। बताइए, भू केंद्रित अवधारणा किसने दी? ट्राई करिए। ए, ठीक है, संध्या का आंसर ए आ गया है। अजय आप क्या करेंगे आंसर इसका? डी, चलो देखते हैं। इसका सही आंसर होगा टॉलमी। टॉलमी ऐसा व्यक्ति था जिसने ये बताया में है, बाकी सारे जो खगोलीय पिंड है इसके चक्कर लगाते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात इसने बताई। ऐसा नहीं होता है। हम सभी जानते हैं कि सूर्य केंद्र में है, सूर्य बीच में बैठा है, बाकी जो ग्रह हैं वो उसके चक्कर लगाते हैं। तो ये इसकी थ्योरी जो थी, इसे बाद में नकारा गया, इसको नहीं माना गया था, लेकिन हमको याद रखना है बस, यदि सवाल बन जाए तो। अब आते हैं आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक। देखिए ये क्वेश्चन है, रिपीट इसलिए किया गया है कि आपको याद हो जाए, बार बार सवाल कराया जाता है क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। बताइए आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन है? अभी आप कर कर आए हैं सवाल, ये सोचिए और आंसर करिए। अभी कराया है फिर भी आप गलती करेंगे तो कैसे काम? आदि अभी पढ़ा और फिर आप भूल गए तुरंत ही, तो फिर तो बहुत समस्या हो जाएगी। इसका आंसर है कॉपरनिकस। अभी आप पढ़कर आए हो, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर आपने किया था कॉपरनिकस के बारे में। कॉपरनिकस जी हमारे यहाँ नहीं है, पीछे होंगे कहीं पर। सिकंदर महान, अभी हमने सवाल किया था, ये देखिए निकोलस कॉपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 20, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक कौन है? कॉपरनिकस। और यही क्वेश्चन फिर से इसमें डाला गया है जिससे आपको याद हो जाए। कोई बात नहीं, होता है, अभी आप शुरुआती दौर में है। ट्राई ये करो क्लास में याद कर लो, उस चीज को रट लो, बार बार पढ़ो मन ही मन में। चलो क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मैं, मेरा जो तरीका पढ़ाने का ये है कि मैं सिलेक्शन चाहता हूँ। मैं आपको जो पढ़ाऊँ आपके वो काम आए, और आप साथ में उतना ही मेहनत करें जितना मैं आपके लिए कर रहा हूँ, उतना आप भी करो, ठीक है। जितनी संस्था आपके लिए मेहनत कर रही है, सभी लोग मिलकर, आप भी उतनी मेहनत करें, आप सभी का सिलेक्शन हो, अच्छे पदों पर आप जाए, अधिकारी बने। क्वेश्चन नंबर 6 करिए। ग्रहों के गति संबंधी नियम किसने दिया है? वैसे ये क्वेश्चन जो है कई बार साइंस में भी पूछा जाएगा, क्योंकि साइंस में आप पढ़ेंगे गति के नियम। यदि आपने पढ़ा हो फिजिक्स में गति के नियम होते हैं, तो वहां पर आप पढ़ोगे केपलर के बारे में। यहाँ पर आंसर केपलर हो जाएगा, इसे आप याद करेंगे। केपलर ने बताया था कि ग्रह जो है वो गति कैसे करते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ शॉर्ट में क्या इसका नियम है। इसके तो वैसे 3 नियम है, लेकिन भूगोल के लिए हमें बस पहला नियम याद रखना है। वो नियम क्या है? इसने बताया था कि सभी ग्रह जो हैं, इसे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, सभी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करते हैं।
इसका ये पहला नियम है किसका, केपलर का, जो हमें ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसने बताया था कि सभी ग्रह, जो भी चीजें हैं ब्रह्मांड में, वो घूमती है दीर्घवृत्ताकार पथ। अब ये क्या होता है, देखिए, एक होता है गोल, एकदम गोल ये रास्ता, और दूसरा होगा दीर्घवृत्ताकार, इसे हम बोलेंगे दीर्घवृत्ताकार। ये जो रास्ता है इस प्रकार बना है, ये है दीर्घवृत्ताकार, यानी कोई ग्रह इस पर ऐसे है तो इसी के ऐसे चारों ओर घूमेगा। ये क्या है, दीर्घवृत्ताकार पथ। क्लियर है अजय और संध्या, समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको क्या है दीर्घवृत्ताकार? ठीक है, चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है, यह विचार किसका है? ये तो क्वेश्चन अभी लेटेस्ट की हमने चीजें पढ़ी हुई हैं, ट्राई करिए। एडविन हबल का, केपलर का, या ब्रह्मगुप्त का? किसने बताया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है? यहाँ पर जो आंसर होगा उसके नाम से हमने पढ़ा था, एक टेलीस्कोप भी भेजा गया था नासा के द्वारा, तो ट्राई करो। अजय का आंसर आया ए, संध्या का ब्रह्मगुप्त। ठीक है, इसका आंसर आपका है एडविन हबल। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एडविन हबल ऐसा व्यक्ति था, ऐसा विद्वान था, अमेरिका का थे ये, ठीक है। उन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड जो है लगातार फैलता जा रहा है, यानी आज कोई चीज इस प्रकार, कोई तारे पास में है तो कई सालों के बाद इनमें दूरी देखने को मिलेगी। और इस बात की पुष्टि किसने करी थी, साक्ष्य किसने दिए थे, वो इनके नाम पर एक टेलीस्कोप बनाया गया था। क्या नाम था, हबल टेलीस्कोप। किसने बनाया था, नासा ने, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, बस ये सवाल खत्म हो गए, 10 तक ही हैं आपके। महाविस्फोट सिद्धांत किसने दिया है? ये तो आपने पढ़ा ही होगा, क्लास में थे आप लोग जहाँ तक मुझे याद है। महाविस्फोट सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? आराम से पढ़िए ऑप्शन को। पहला है थॉमस बोल्ट और हरमन बांडी, दूसरा एलन गुथ, जॉर्ज लेमेत्रे, या कोई नहीं। अजय का आंसर आ गया है, वेरी गुड अजय। यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो होगा जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे बेल्जियम के थे। कहाँ के थे, बेल्जियम देश के, जो कि आपका पड़ता है यूरोप में। बेल्जियम कहाँ पड़ता है, यूरोप में। ये बेल्जियम देश के थे, और इन्होंने क्या बताया था कि जो आज आप देखते हो ब्रह्मांड में सारी चीजें, ग्रह, सूर्य, तारे, वो सभी पहले एक बिंदु पर टिके हुए थे, ऐसे एक बिंदु के समान थे। इसमें विस्फोट हुआ, ब्लास्ट हुआ, और एक पूरे जगह पर फैल गए, और ऐसे ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9, बिग बैंग शब्द का प्रयोग किसने किया? ये तो थ्योरी अलग हो गई, महाविस्फोट। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ट्राई करिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। फ्रेड होयल। आंसर क्या है, फ्रेड होयल। फ्रेड होयल ने एक टीवी इंटरव्यू में इस शब्द का प्रयोग किया था, बिग बैंग का। जबकि रियल में थ्योरी का नाम क्या है, वो है आपका ब्रह्मांड विस्तारण सिद्धांत, यानी ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, और इसमें ट्राई करिए, बस ये आखिरी है। क्वेश्चन नंबर 10 सभी लोग ट्राई करेंगे। 1955। चलो यहाँ पर आंसर आपका 1954 है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आप सभी ने ट्राई किया, ये बहुत अच्छी बात है। डरना कभी नहीं है, ट्राई करोगे तभी सीखोगे ना। अभी आपने पढ़ा नहीं है काफ़ी चीज़ों को, आपने लेट ज्वाइन किया था, कोई इश्यू नहीं है। मुझे अच्छा लगा आपने ट्राई किया, सबके अच्छे। इसी प्रकार से आप ट्राई करते रहेंगे, और इसी प्रकार आपको रिवीजन भी करना है। जैसे अभी हमने कर लिए क्वेश्चन, लगभग हमने 30 क्वेश्चन करे। अब क्या करना है आपको, ये यहाँ पर सेव हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी फाइल। इसको डाउनलोड करिए या ऐप में देखिए, इसको रिवाइज करिए बार बार। रिवाइज करेंगे तभी आपको याद होगा। ठीक है, चलिए अब हम इसके आगे टॉपिक को शुरू करते हैं। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब जो टॉपिक हमारा छोटा हुआ है उसे कवर करेंगे। देखिए,
पिछली क्लास में हमने पढ़ा तारों के बारे में, तारों का जन्म कैसे हुआ, तारों की मृत्यु कैसे होती है, कब वो ब्लैक होल बनेंगे, कब वो न्यूट्रॉन बनेंगे, इस प्रकार हमने चर्चा की थी। और आखिरी में आपको तारों के बारे में बताया था, एक आपका न्यूट्रॉन तारा था, एक पल्सर तारा था। तो पल्सर तारे के बारे में क्या लिखवाया था कि पूरे ब्रह्मांड का वो क्या है, प्रकाश स्तंभ है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है जो भी लिखवाया जाता है, ठीक है, सवाल यहीं से बनता है। पूछ लिया आपसे कि ब्रह्मांड का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे पल्सर तारे को। अब अगला टॉपिक हमारा जो है वो है तारामंडल। तारामंडल, तारामंडल क्या होता है, पहले इसकी परिभाषा लिखते हैं, फिर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कि क्या चीज है ये। लिखेंगे परिभाषा, पृथ्वी से देखने वाला या पृथ्वी से दिखने वाला, करिए इसको दिखने वाला, ठीक है, दिखने वाला तारों का विशेष समूह जिसकी एक विशिष्ट आकृति होती है, विशिष्ट आकृति होती है। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा कि क्या चीज़ है ये, आकृति होती है। देखिए, अभी तो आप सब बहुत बिजी हैं पढ़ाई में। बचपन में आपने कभी यदि छत पर लेटा हो, छत पर यदि आपके यहाँ कभी गांव एरिया के आप हो, तो छत पर लेट के आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, ये देखा होगा कि आसमान में जो तारे होते हैं उन तारों को एक चित्र बनता है। जैसे आपने कभी देखा हो कि इस प्रकार से बन गए हैं तारे, एक क्वेश्चन मार्क की तरह से, या फिर कुछ ऐसे बन गया हो ऐसे करके। तो ये जो आकृतियां बनती हैं, ठीक है, यदि कुछ भी आकृति आपको दिखाई पड़ती है, उसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, तारामंडल कहते हैं। ये चीज आपने बचपन में काफी गौर किया होगा। अब तो सब बिजी हो गए, समय नहीं मिलता है कि छत पर सो जाके। तो क्या होता है यहाँ पर, तारे जो हैं किसी न किसी फिक्स शेप में दिखाई पड़ते हैं, किसी न किसी आकृति को बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर अगली फैक्ट क्या है वो लिखेंगे, अगली बात क्या है यहाँ पर, कुल तारामंडल जो देखे गए हैं, यानी कुल जो विशिष्ट आकृतियां देखी गई अभी तक विद्वानों के द्वारा, साइंटिस्टों के द्वारा, उनकी संख्या आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे 88। कुल तारामंडल जो है वो कितने हैं, 88 है, 88। यानी अभी तक जो हमने तस्वीर या आकृतियां प्राप्त की हैं तारों की, वो कितनी है, 88। इनमें सबसे बड़ा जो है, लिखेंगे सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा तारा मंडल, उसका नाम क्या है, नाम है हाइड्रा। हाइड्रा, ठीक है। फिर सवाल बनेगा कि सबसे छोटा बताइए, यदि आप बड़ा बता रहे हैं तो बताइए छोटा कौन है। तो सबसे छोटा तारामंडल जो है, सबसे छोटा तारामंडल, उसका नाम है क्रक्स। क्रक्स, इसमें कुल 4 तारे हैं, ठीक है। तो तारों का समूह कह लीजिए, या फिर तारों को जब आप एक विशिष्ट आकृति उसमें पाते हैं कि कोई जानवर बना हुआ है, कहीं पर कोई शिकारी बना हुआ है, कहीं पर क्वेश्चन मार्क बना है, तो ये आकृतियां जो होती हैं इन्हीं को बोलते हैं तारामंडल। कुल संख्या में ये 88 है। सबसे बड़ा है हाइड्रा, सबसे छोटा है क्रक्स। क्लियर है अजय, नोट कर लिया है, बताइए। अजय नोट कर लिया है, आगे बढ़े, ये बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर कुछ विशिष्ट प्रकार के तारामंडल होंगे जिनके बारे में आपको जानना चाहिए एग्जाम के लिए, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिखेंगे उदाहरण में हम, कि कौन कौन से तारामंडल इम्पोर्टेंट है। उदाहरण लिखेंगे, पहला आपका बृहद
सप्तऋषि, आपने सुना होगा सप्तऋषियों के बारे में, सप्तऋषि, ठीक है। दूसरे आपके आएंगे इसमें लघु सप्तऋषि, लघु सप्त ऋषि। तीसरा ओरियन, ओरियन। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, उदाहरण आपके ये तारामंडल का उदाहरण है, ये आपको याद रखना है क्योंकि सवाल बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारामंडल नहीं है। तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे कई प्रकार से, आपको उसमें ढूंढना पड़ेगा कि तारामंडल कौन सा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं कि ये बनते कैसे। पहला जो है वृहद, बृहद सप्तऋषि, इसके बारे में समझते हैं ये कैसा बनता है। इसका आकार जो है कुछ ऐसा बनेगा, जो पहला वाला है इसे बनाते हैं, एक तारा यहाँ पर, फिर एक तारा, फिर इस प्रकार एक तारा, फिर यहाँ पर, फिर एक नीचे, एक यहाँ, एक यहाँ। तो जब आप इसको मिला देंगे आपस में ऐसे, इस प्रकार से, ये जो आकृति बनी है इसे कहा जाता है बृहद सप्तऋषि। कितने तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तारों से मिलकर ये आकृति बनती है, इसे कहा जाता है बृहद सप्तऋषि। अब समझते हैं दूसरा जो हमारा है लघु, लघु के बारे में, ये कैसे बनता है, इसकी आकृति क्या होगी इसे समझते हैं। एक मिनट रुकिएगा, इसे इरेज करता हूँ, फिर से बनाऊंगा। यहाँ पर जो है ये बॉक्स जो है ये पहले बना होगा, उसके बाद ये वाली आकृति यहाँ दिखाई पड़ेगी ऐसे, एक तारा, 2 3 4 5 6 और 7, इस प्रकार से ये आपका बन गया लघु। तो अंतर क्या है देखिएगा, अंतर ये है कि बृहद में ये जो बड़ा हिस्सा है ये नीचे की ओर रहेगा, और लघु में जो ये बॉक्स जो डिब्बा जैसा बना हुआ है ये हिस्सा ऊपर की ओर रहता है। ये आपको ध्यान देना है बस। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसा दिखता है, बाकी इतना कुछ इसमें सवाल नहीं बनेगा। सवाल यही बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका, मैं सवाल लिखता हूँ, सवाल कैसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन एक तारा मंडल नहीं है, या फिर पूछेगा है तो वो तो इजी हो जाएगा, नहीं है। अब ऑप्शन आपके सामने है, ए आपका सप्तऋषि, दूसरा आपका हो जाएगा बी ओरियन, सी यहाँ पर हो जाएगा आपका दुग्ध मेखला, और डी आपका हो जाएगा हाइड्रा। तो आप बताइए इसमें क्या आंसर होगा, बताइए कौन सा तारामंडल नहीं है, अजय आंसर करो, आपके सामने सवाल है, इनमें से कौन एक तारामंडल नहीं है, बताइए। नहीं नहीं, डी कैसे होगा, थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो थोड़ा, अभी जो पढ़ाया है उसको ध्यान में रखो, जो लिखवाया उसको ध्यान में रखो, फिर से ट्राई करो, क्या आंसर होगा, डी नहीं होगा, फोकस करिए अजय, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए कि इसमें से कौन सा तारामंडल नहीं है, यानी पहले वो ढूंढोगे जो तारामंडल है, जब बोले कि नहीं है तो पहले आप क्या ढूंढोगे कि जो है। तो जितने भी तारामंडल है उनको पहले काट काट दो, कैंसिल कर दो। सप्तऋषि है तो ये आंसर नहीं होगा। ओरियन भी क्या है, तारामंडल है, अभी हमने लिखा है, देखिए यहाँ पर ये लिखा है ओरियन लिखा हुआ है, देखिए हाइड्रा भी लिखा है, देखिए हाइड्रा भी लिखा हुआ है। समझ में आया आपको कैसे करेंगे। हाँ अब आपने सही बताया आंसर। तो हाइड्रा भी क्या है, तारामंडल है, तो ये आंसर नहीं होगा। दुग्ध मेखला क्या है, ये है आपकी गैलेक्सी, ये आपकी है आकाश गंगा, ठीक है, आकाश गंगा है ये। तो इस प्रकार से आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार आपको लॉजिक लगाना है और चीजों को समझना है, ठीक है, रटना कुछ नहीं है यहाँ पर।
लॉजिक लगाइए, आपका आंसर हमेशा सही हो जाएगा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ तारों की बात और करेंगे हम। ये आपके तारामंडल हुए, सवाल मैंने आपको समझा दिया। अब एक तारा है ध्रुव तारा, उसके बारे में लिख लेते हैं अलग से, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है ध्रुव तारा हमारे लिए। ध्रुव तारा, ध्रुव तारे की खासियत क्या है कि इसका जो प्रकाश है वो हमारी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। अब इसको समझते हैं डायग्राम से। ये हमने बनाई पृथ्वी, और इसके ऊपर हमने बना दिया आपका ध्रुव तारा। एक मिनट, ये आपका ध्रुव तारा है, यहाँ पर ये तारा चमक रहा है। तो हमने क्या बताया आपको कि ध्रुव तारे की खासियत क्या है कि ये पृथ्वी की उत्तरी ध्रुव, जो ऊपर का क्षेत्र होता है इसे क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव, ये कल समझाया था आपको। और नीचे को बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव के ऊपर जो तारा चमकता है उसे हम बोलते हैं ध्रुव तारा। नाम कैसे पड़ा, क्योंकि ये ध्रुव पे चमकता है, ध्रुव के ऊपर है, तो नाम पड़ गया ध्रुव तारा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके बारे में। समझ में आ गया अजय, कोई डाउट तो नहीं है? इस तारे का प्रकाश की प्रकाश लिखें, की प्रकाश किरण ने पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कैसे कोण, ये यहाँ से प्रकाश नीचे आया तो ये कितना बन गया, 90 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, 90 डिग्री का क्या बनाते हैं, एंगल या कोण बनाते हैं। इसका महत्व क्या है, महत्व क्यों है इसका इतना? प्राचीन काल में पहले के लोग, जब हमारे पास कंपास नहीं था, मोबाइल नहीं था, तो प्राचीन काल में लोग इस तारे के हेल्प से, इस तारे के माध्यम से दिशा का पता करते थे कि कौन सी दिशा कहाँ पर है। ठीक है, प्राचीन काल में दिशा ज्ञात करने के लिए, दिशा का पता करने के लिए। तो इसका महत्व आपको याद रखना है। ठीक है, इस प्रकार से हमने तारों के बारे में पढ़ा, तारामंडल क्या होता है उसको जान लिया, और जो मुख्य तारे थे उनके बारे में अलग से पढ़ लिया है। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे। कल आपकी क्लास होगी मिडिवल हिस्ट्री की। ठीक है, तो जो भी पढ़ाया था पिछला मिडिवल हिस्ट्री का वो सब रिवाइज करके आना अजय। बाकी फिर कल मिलते हैं। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन।